ड्रामा के स्टार्ट में हम जनरल मेंशन को देखते हैं जहां पर आज एक बेटी का जन्म हुआ था और सेन्यू अपनी बेटी को देख रही होती है और अपना मुंह पीछे कर लेती है। तभी हमें पता चलता है कि जो सेन्यू की सिस्टर होती है उसको भी उसी टाइम एक बेटी हुई होती है। वो उसको लेकर वहां पर आ जाती है। असल में वो अपनी बेटी को बदलने के लिए आई थी। कहती है कि मैं हमेशा से ही ऐसी रही हूँ। तुम्हारी शादी ड्यूक मेंशन में हुई, तुमने अपनी अच्छी जिंदगी गुजारी। मेरी शादी एक गरीब से करवा दी और मैं हमेशा मार खाती रही। मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी जो मेरी शादी ऐसी जगह हुई? उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हम दोनों ही सिस्टर हैं लेकिन जिंदगियां एकदम अलग अलग। मैं अपनी बेटी की ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से आप देखना, मेरी बेटी जो है तुम्हारी बेटी की जिंदगी जिएगी और तुम्हारी बेटी को मैं तड़पा तड़पा कर बड़ा करूंगी। देखना, उसे डॉग और पिग जैसी जिंदगी दूंगी। वहां पर वो तुरंत ही बेटी की अदला बदली कर लेती है। ये सारी बातें सेन्यू देख रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। रीजन क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा। सेन्यू बोलती है कि मैं हर चीज एंजॉय कर रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि देखो तो, अब तुम्हारी बेटी एक नौकर का काम करेगी। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तुरंत ही वो बेटी को लेकर भाग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेन्यू उठती है और बेटी को लेकर बाहर निकलती है। उसकी दोनों नौकरानी कह रही होती हैं कि मिस आप बाहर क्यों निकली, बाहर कितनी ठंड है, बच्ची को भी ठंड लग जाएगी, देखो इसको फीवर भी हो गया है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं इसकी अंतिम सांसें चल रही हैं, शायद बचाना मुश्किल है। अगर इसे कोई बचा सकता है तो है मेडिकल डॉक्टर, उनसे हेल्प मांगो जाकर। वो बहुत देर से बर्फ पड़ रही होती है लेकिन बैठी होती है। कई घंटे बीत जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर आते ही नहीं। नील डाउन होते होते उसकी हालत भी बहुत खराब हो रही थी। नदासिया बोल रही होती है कि आपको अब चलना चाहिए। कहती है नहीं, मैं अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हूँ, मैं तो यहीं पर रुकूंगी। दरवाजा खुलता है, सामने से एक छोटा सा बच्चा आता है। कहता है कि तुम सनी हो, चलो ठीक है आ जाओ अंदर। वैसे भी तुम जनरल की बेटी हो, तुम्हारी बेटी की केयर करना हम लोगों का फर्ज है। वहां पर वो अपनी बहन की बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है। देखते देखते कब 16 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तब बेटी अब बड़ी हो चुकी होती है, कर रही होती है पेंटिंग और उसकी शादी फिक्स हो चुकी होती है प्रिंस से। अपनी बेटी का नाम रखा था झाओ झाओ। कहती है कि इतने दिनों से अपनी बेटी को मैंने हर सुख दिया है, हर खुशी से उसको पाला है, देखो अब कितनी अच्छी लग रही है मेरी बेटी। वहां पर तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन भी आ जाती है कि सेन्यू देखो मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ, और उसकी हालत इतनी खराब कर रखी होती है, उस एकदम मुरझाई सी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे उसकी बहन आती है, कहती है जाओ जाओ, तुम तो कितनी सुंदर लग रही हो, कल तुम्हारी शादी भी प्रिंस के साथ है, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। कहती है ठीक है आंट, अगर आपने मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है ना तो अच्छी बात है, मैं उसे मेंशन लेकर जाऊंगी। कहती हाँ मेंशन तो लेकर आओगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी 3 दिन बाद जब वापस आओगी ना तो उससे भी सब बड़ा सरप्राइज मिलेगा। कहती आंट क्या सरप्राइज है? कहती वो तो वापस आने के बाद ही बताऊंगी। कहती ठीक है गॉड मदर। पेंटिंग बनाई होती है, कहती है तुमने बनाई है? कहती हाँ मैंने बनाई। कहती वाह तुम तो कितनी होशियार हो मेरी बेटी। कहती मेरी बेटी? कहती अरे मजाक कर रही हूँ। कहती अपनी बेटी के पास उसको थप्पड़ मार देती है। कहती तुम्हें तमीज नहीं है, सीखो, झाओ झाओ से कितना कुछ अच्छा कर लेती, तुम्हें तो ना वेश्यालय में भेज देना चाहिए था कि वहां पर तुम मरी हुई पड़ी रहो, लोग बस तुम्हारा आनंद उठाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इसकी स्किन काट कर फेंक दूं या इसे कोड़ों से मारूं ना तो कितना मजा आएगा। यहाँ पर सेन्यू की बहन बस उसका एक ही मकसद था कि इसकी आंखों के सामने इसको बेटी को मारूंगी, तड़पाऊंगी, लेकिन इसको पता भी नहीं चलेगा। वहां पर वो कोड़ों से मारती रहती है, मारती रहती है। कहती बदतमीज कहेगी, तुम्हें तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं, करना कपड़े पहनने की न किसी चीज। कितना मारती थी वो, बचने की कोशिश करती। कहती है कि बचने की कोशिश करोगी? यहाँ पर उसका नाम जो है डॉग गर्ल रखा था, लेकिन अभी भी सेन्यू कुछ भी नहीं बोलती। कहती डॉग गर्ल को अच्छी चीजें सिखाना जरूरी है, इसी वजह से इसे और मारो। मैं सीरियस लेती हूँ सब चीजों को कि अच्छी बातें सीखना जरूरी है। सेन्यू की बहन मन में सोचती है कि मैंने इतना मारा लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ेगा अपनी बेटी को जब तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारी बेटी है। अब यहाँ पर सेन्यू की बहन कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे डिसिप्लिन सिखा कर ही रहूंगी मेरी बहन, बस देखती जाओ। और कोड़ों से मारती है, इतना मारती है कि उसके हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं। कहते क्या कर रही हो, तमीज नहीं है कि कल झाओ झाओ की वेडिंग है और तुम उसको मार रही हो? कहते माफ करिएगा लेकिन इसने ऐसी गलती ही की। कहते कितनी भी बड़ी गलती हो लेकिन तुम उसे नहीं मार सकती। सामने सेन्यू खड़ी होती है तो जनरल देखते
हैं, कहते तुमने इसे रोका क्यों नहीं? कहती हस्बैंड मेरी बहन पर गुस्सा मत करिए, आप इधर आ जाइए। वैसे भी माँ बेटी के बीच में इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है। न्यू कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी स्टॉप नहीं करूंगी। अब हम देखते हैं कि गोल्डन हेयर पिन आई हुई होती है जो सन्यू की बहन अपनी बेटी के लिए लेकर आई होती है। कहती दो डॉग कर, वो लेकर जाती है और फिर से उसे थप्पड़ मार देती। कहती बदतमीज कहीं की, हेयर पिन भी सही से नहीं संभाल सकती। कहती है कि मदर मेरी बहन की शादी है, प्लीज अब मुझे अच्छे कपड़े दिलवा दीजिए। कहती है अच्छे कपड़े हो भी तुम्हें? बदतमीज कहीं की, तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए? तुम तो इस लायक भी नहीं। मन करता है तुम्हें जान से मार डालूं। तलवार निकाल लेती। कहती इसका आज गला ही काटूं, उसकी सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। जैसे मारने चलती तो जनरल फिर से रोक देते हैं कि तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है, उसको क्या सिखाओगी? कहती है नहीं, मेरे से ज्यादा इसको नहीं है, मारना ही पड़ेगा। हाँ जो चिल्ला देती है कि गॉड मदर ये क्या कर रही हो? कहती है अरे माफ करना, मैंने अपनी बेटी को डरा दिया क्या? कहती कुछ भी हो लेकिन आप मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहती ये गंदी चीज है, नाली के कीड़े के बराबर, इससे ना पंगा मत लो। ये देखो हेयर पिन कितनी सुंदर है, मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। प्रिंस मेंशन में जाओगे थोड़ा डिसेंट दिखोगी, थोड़ी अच्छी दिखोगी। यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सन्यू बोलती है लेकिन आपने अपनी बेटी के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। मैं 16 साल से सिर्फ मैंने झाओ झाओ के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, इस बदतमीज लड़की के लिए नहीं। डॉग गर्ल, इसको जो पहनना है पहने वरना ना पहने। यहाँ पर हम देखते हैं जनरल कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको कुछ कपड़े दिलवा दूंगा, भले ही मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन शादी में ऐसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। कहती नहीं, इस डॉग गर्ल के लिए कोई भी जरूरी चीज नहीं चाहिए। वो बैठ जाती है। कहती है कि सिस्टर है कि झाओ बोलती है कि ठीक है मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम उनमें से ले लेना। कहती है कि ये उसके लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है, एक नोबेल लड़की के कपड़े ये गंवार पहनेगी? कभी नहीं पहनेगी, मैं इसे पहनने ही नहीं दूंगी, और जो कपड़े पहने उसको भी उतार दूंगी। जबरदस्ती कपड़े उतारने लगती है। जनरल कहते हैं क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है? ये कैसा रिलेशनशिप है माँ बेटी के बीच में? कहती है कि अरे नहीं, ये झाओ के अपॉर्चुनिटी छीनना चाहती थी, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा कर रही हूँ। आखिर इसके साथ ये होना चाहिए, और पैर से मार देती है, नीचे गिरा देती है। कहती है ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, जब तक इसे मार नहीं डालूंगी ना मेरे चैन नहीं पड़ेगा। जनरल आते हैं और सैन्यू की बहन को थप्पड़ मार देते हैं कि तमीज से यहाँ रहना और रहो, वरना यहाँ से चली जाओ। सैन्यू कहती है नहीं नहीं बहन, तुम यहीं पर रुको, कल शादी है, कहाँ जाओगी? डिसिप्लिन सिखाना अच्छी बात है। कहती हाँ हाँ, देखा मेरी बहन बहुत अच्छे से समझती है, मैं इसे सिखाऊंगी। लेकिन झाओ बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। कहती है फादर मुझे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन यहाँ पर तुरंत फिर से फेंसियो रोक देती है कि इस चीप लड़की को बिल्कुल भी झाओ मेंशन में रुकने की इजाजत नहीं है। ये भीख मांगे कुछ भी करे लेकिन यहाँ पर नहीं रुकेगी। तब फिर से झाओ बोलती है कि लेकिन गॉड मदर आप ऐसे कैसे कर सकते? कहती है बहुत ही अनलकी है, इसे जितना दूर रहो उतना अच्छा, वरना तुम्हारी लक पर भी इफेक्ट करेगी। वो हाथ छोड़कर चली जाती है और अपनी बहन को नए कपड़े देती है। कहती है अब तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन वेंसी आती है उसके कान पकड़ लेती है। कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें कपड़े नहीं पहने, चलो माफी मांगो। मैं अपनी बहन से भला क्यों माफी मांगो? कहती रो रही है बदतमीज, माफी मांग अभी के अभी माफी मांग, तू बहुत ही अनलकी है। कोड़ा निकाल कर फिर से मारने लगती है, इतना मारती कि उसे बेहोश कर देती, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कहती प्रिटेंड कर रही है, मरने का प्रिटेंड कर रही है। जनरल चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितना ज्यादा नीचे गिरोगी। कहती मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जनरल कहते हैं इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। उस लड़की को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन अब झाओ का फेदर डर चुकी होती है। वेंसी जाती है, कहती है झाओ डरने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझसे गुस्सा होने की जरूरत। अपनी गॉड मदर से भला कोई गुस्सा होता है क्या? वो एक डॉग गर्ल है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहती ठीक है गॉड मदर। मन में सोचती है मेरी बेटी जैसे ही वापस आएगी मैं उसे सब कुछ बता दूंगी कि ये मेरी बेटी है, तब तक इसे रुतबा भी मिल जाएगा। यहाँ पर वेंसियो की नजर पड़ती है जो है झाओ के हाथ पर, कि उसके हाथ पर ये निशान कैसे? कहती मेरी बेटी तलवार चलाने में तेज है, मेरी बेटी हर चीज में तेज है, उसके हाथ इतने सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं, समझी? तुम्हारी जैसी बेटी की तरह नहीं कि बस तुम जिसे मारती रहो। कहती नहीं बस मैं तो ऐसे ही कंसर्न जगा रही थी। झाओ बोलती है कि गॉड मदर मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। कहती ठीक है, लेकिन इतनी हार्ड प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम तो ग्लोरी हो, आगे चलकर तुम्हें क्राउन प्रिंसेस बनना है, तो इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। देखो टाइम भी होने वाला है, कल शादी भी है, तो तुम जाकर आराम करो ताकि ग्लो चेहरे पर आ सके। सैन्यू कहती है जैसा सरप्राइज तुम अपनी बेटी को देना चाहती हो वैसा सरप्राइज मैं भी तुम्हें दूंगी, बस इंतजार करो कल के दिन का। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो वेंसियो खुश होती है अपनी बेटी के लिए कि जैसे उसकी बेटी क्राउन प्रिंसेस बनेगी तो अपना बन जाएगी उसकी माँ और उसका रुतबा बढ़ जाएगा। सैन्यू मतलब उसके नीचे हो जाएगी। जनरल कहते हैं तुमने अपनी बहन को सिखाया क्यों नहीं? वो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही थी, इतना ज्यादा हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। कहती है क्यों हस्बैंड, मैं उसको क्यों सिखाऊं? वैसे भी मुझे आजकल नाइटमेयर्स आते हैं कि किसी ने मेरे फादर को मार दिया है, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है। कहते हैं ये कैसा सपना है? कहती है नहीं बस मुझे सपना आया है जैसे आप ही मार रहे हो। कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से और ऐसे सपने मत देखो।
कहती ये ड्रीम नहीं है, सो रिडिकुलस, कल मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका अंजाम क्या होगा। वो सो रही होती है सनी और उसके सपने में आता है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया लेकिन वो कैट है। अब सब कैट को देखकर डर जाते हैं कि आखिर इसने एक कैट को जन्म कैसे दिया। जनरल अपनी वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक कैट को जन्म दिया। उसकी बहन चिल्ला रही होती है कि देखो देखो ये एक खतरे का निशान है, डिजास्टर आने वाला है। सब उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि इसे मार डालो, मार डालो, इसे मार डालो, एक बिल्ली को जन्म दिया है जो कि सिटी पर खतरा लाएगा। सनी बोल रहे थे कि मैंने तो बच्चे को ही जन्म दिया था लेकिन विंसियो ने मेरे बच्चे को बदल दिया, इसने बदला है कैट के बदले में। कहती मैंने नहीं बदला है, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, ऑफिशियल इसे तुरंत ही मार दो। यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम इस तरह की गलती कैसे कर सकती हो। अब वो सपने से उठती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, अगल बगल देखती है, कुछ भी नहीं। जनरल उठते कहते क्या हुआ तुम्हें। कहती है कुछ नहीं, शायद नाइटमेयर था इस वजह से। उसका पसीना पोंछता है, कहते हैं इतना सोचने की जरूरत नहीं है वाइफ, याद रखो कि मैं तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगा, सो जाओ जल्दी। अब यहाँ पर वो मन में सोचते हैं कि कैसे सो जाऊं, कल का इंतजार है मुझे, ये 16 साल का नाइटमेयर है, इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट डे ही अब शादी का टाइम था तो क्राउन प्रिंसेस बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनकर आगे बढ़ रही होती हैं सेरेमनी के लिए। जैसे वहां पर जाते तो सब नील डाउन कर रहे होते हैं। वो अपने फादर और मदर को उठाती है, कहती आप प्लीज नील डाउन मत होइए। यहाँ पर जनरल कहते हैं तुम क्राउन प्रिंसेस हो, हम सब नील डाउन होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए फादर। जनरल कहते हैं प्रिंस कहाँ पर है। कहती वो पीछे से आ रहे हैं। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि तभी जो है वेंस्यू आ जाती है, कहती गॉड मदर आप आ गई। कहती हाँ मैं आ गई। अंदर जाती है, कहती है कि प्रिंसेस अब तो सच में तुम क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो, कितनी अच्छी बात है। और उसके सामने तो अब ना थोड़ा सा नील डाउन होती है लेकिन उठ जाती है। वेंस्यू की पूरी टोन ना चेंज नजर आ रही थी। जनरल कहते हैं कि तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो। कहती बस ऐसे ही, मैं तो बस अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रही थी, मैंने उससे कहा था ना कि मैं उसे सरप्राइज दूंगी। कहती हाँ हाँ गॉड मदर, आपने कहा तो था सरप्राइज देने के लिए, तो दीजिए ना। अब जनरल कहते हैं कितना छिपाओगी, बता ही कौन सा सरप्राइज है। कहती ठीक है आज मैं आप लोग को बता ही देती हूँ कि झाओ झाओ जो है वही की डॉटर नहीं, ये मेरी बेटी है। सब कहते हैं क्या मतलब ये तुम्हारी बेटी। कहती हाँ, इस दिन सेनियो की अपनी बेटी को जन्म दिया था, उसी रात मैंने उसको अपनी बेटी से बदल दिया था। यहाँ पर झाओ झाओ और जो डॉग गर्ल होती है ना, दोनों को यकीन नहीं होता है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। कहती 16 साल से मैंने ये सच छुपा कर रखा था, आखिर मैंने अपनी बेटियों को तो बदला था, अब मैं क्या ही बताऊँ। झाओ झाओ कहती ये इम्पॉसिबल है, मैं अपनी माँ की बेटी नहीं हूँ। जनरल कहते तुम झूठ बोल रही हो। कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर यकीन नहीं है ना तो ब्लड टेस्ट करा लो, अभी पता चल जाएगा कि झाओ झाओ मेरी बेटी है या नहीं है। यहाँ पर सन्यू बोलती है कि ये सब कराने की जरूरत नहीं है। जो वेंसियो है एकदम सही बोल रही। कहती क्या तुम्हें पता था जो है अपनी बेटी बदली है। कहती हाँ मुझे पहले से पता था। जनरल कहते तुम पागल हो गई, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो। कहती मैं क्या करूं, आखिर बदली गई थी तो बदली गई थी। यहाँ पर झाओ झाओ कहते हैं कि मदर जब आपको पता था तो आपने दिनों तक मुझे अपने पास क्यों रखा। सन्यू बताती है कि वैसे में मेरे हस्बैंड के कान के पीछे मोल है तो मेरी बेटी के भी कान के पीछे मोल ही होगा। जो डॉग गर्ल होती है ना उसके कान के पीछे सच में मोल होता है, झाओ झाओ के कान के पीछे कोई मोल नहीं होता है। मैं ही हूँ आपकी बेटी मदर, मैं ही हूँ आपकी बेटी। अब यहाँ पर जो डॉग गर्ल होती है ना वो गुस्सा हो जाती है। सब कहते हैं इतना बड़ा जुर्म कोई भला कैसे कर सकता है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें जब पता था तो तुमने क्यों छिपाया। सबसे ज्यादा तो झाओ झाओ गुस्सा हो जाती है कि मैं जो है गॉड मदर की बेटी नहीं हो सकती। और गॉड मदर बहुत तेज से हंस रही होती है, कहती अब तो मेरा रुतबा बढ़ गया है, वैसे अभी मेरी अब सिस्टर मेरे से नीचे चली जाएंगी। अब सबसे पहले डॉग गर्ल जाती है अपनी माँ के पास, कहती है माँ आपको पता था कि मैं आपकी बेटी हूँ लेकिन तब भी आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, आप बस मुझे पिटते हुए देखती रही। अब 16 साल से ये औरत मुझे बुली करती आई है, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा कैसे होने दिया। झाओ झाओ कहती है मदर मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तब सेनियो उसे पीछे धक्का दे देती है, कहती है तुम नहीं हो न, तुम पीछे हटो। कहती है मदर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कहती है करना था। जनरल एक थप्पड़ मार देते हैं सेनियो को, कहते हैं कि तुम जब देख रही थी कि बेटियां बदली जा रही थी तो तुम्हें उसी टाइम रोकना चाहिए था। वो हंसने लगती है। तब बाकी के मंत्री कहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई अभी भी तुम हंस रही हो, देखती रही भला एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है, तुम्हें तो यहाँ पर जान से मार देना चाहिए। जनरल बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वह तलवार उठाकर पीछे फेंक देती है, कहती है कि मैं बताती हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ, 16 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, फाइनली वो दिन आ गया। अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार देती है और नीचे गिरा देती है, सारे कपड़े अपने चेंज कर देती है और वहां पर जो उसकी दासी वगैरह होती है ना सब तलवार निकाल लेती है। पता चलता है कि वो जनरल की बेटी होती है और एक बदले के तहत वो 16 साल से उसका इंतजार कर रही थी।
कहते ये क्या है, तुमने अपने कपड़े क्यों बदल दिए और तुम एक रिबल बनने की कोशिश कर रही हो। कहती मैं रिबल हुई हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अच्छे से पता चलना चाहिए कि मैं ड्यूक ऑफ चेनबई की बेटी हूँ। शायद तुम भूल गए होगे, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता दूं कि अब सब कुछ शुरुआत हुई है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। कहते क्या मतलब, तुम मुझे बताओगी। कहती है कि बस वही मतलब है जो तुम अभी यहाँ पर कबूल करो। कहता है 10 साल हो चुके, तुम अभी इस बात को क्यों यहाँ पर लेकर खड़ी हुई हो। कहती है लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं वहाँ की डॉटर। कहता है नॉनसेंस बातें मत करो, तुम सेन्यू हो, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो। कहती अंकल वही, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मेरी बेटियों को बदला गया है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी हुआ था। कहते क्या हुआ था मुझे बताओ। जनरल कहते फालतू की बातें मत करो, तो वो तलवार उठाकर मार देती है। जनरल कहते 10 साल मैंने तुम्हें अपने पास रखा, खाने के लिए खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, लेकिन आज तुम क्या बिहेव कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। जनरल बोलते तुम्हारे एविल इंटेंशन के बारे में अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं पता नहीं क्या करता। कहती और अपने एविल इंटेंशन के बारे में क्या बताओगे। कहते क्या एविल इंटेंशन। उसकी बहन कहती है तुम क्या नाटक कर रही हो, मुझे बताओगी। सब कहते हैं ये औरत पागल हो गई है, इसे जान से मार देना चाहिए। कहती है कि जान से मार देना चाहिए, लेकिन मेरी गलती क्या है, मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया। के बाद इस जनरल ने मेरी बच्ची को बदल दिया क्योंकि इसका अफेयर प्रिंसेस झाओ से था। यहाँ पर पता चलता है कि प्रिंसेस झाओ भी प्रेग्नेंट थी उसी टाइम जब यहाँ पर मंत्री कहते हैं क्या मतलब। कहते हैं हाँ उस टाइम प्रिंसेस झाओ भी प्रेग्नेंट थी। जनरल कहते हैं तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तुम मेरी रेपुटेशन को डाउन कर रही हो। कहती एविडेंस, चलो ठीक है एविडेंस ले आते हैं। वहाँ पर एक आदमी को बुलाया जाता है, उसने अपनी आंखों से देखा था उस दिन बच्चों को बदलते हुए। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी क्लियरली नहीं देखा। सैनियो कहती चिंता मत करो, सब कुछ साफ साफ बताओ, मैं तुम्हें यहाँ पर आज जान से जाने दूंगी वरना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तुमने क्या देखा। जनरल कहते क्यों पीछे पड़ी हो, मारना चाहते हो ना तो मार डालो, इस तरह किसी को पैसे देकर अपनी झांसे में मत लाओ। वो आदमी नीचे बैठ जाता है, कहता है मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने देखा था। तो जब सैनियो ने अपनी बच्ची को जन्म दिया तुरंत ही वहां पर आए थे जनरल। जनरल के हाथ में एक बच्ची थी और जो बच्ची वहां पर लेटी हुई थी उसने उस बच्ची को उससे बदल लिया। ये बात उसकी नौकरानी भी जानती थी, लेकिन यहाँ पर जनरल ने साफ कह दिया कि कोई भी ये बात सैनियों को नहीं बताएगा। नौकरानियों को बाहर निकाल देता है और जो उसकी खुद की बच्ची होती है ना उसे उठा ले जाता है। वो बहुत रो रही होती है। जनरल जैसे उस बच्ची को, उसी के थोड़ी देर बाद वहां पर वेंस्यू आ जाती है अपनी बच्ची को लेकर। जनरल कहते हैं कि ये सब झूठ है, मैं तो नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। वेंस्यू कहती है कि इतना बड़ा धोखा, मतलब मैं तुम्हारी बेटी को नहीं लेकर गई थी, प्रिंसेस की बेटी को लेकर गई थी। सारे मंत्री कहते हैं कि जनरल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर ये सच भी है तो ये कैपिटल क्राइम है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यार भला इतना सीरियस क्राइम करने के बाद तुम आराम से सो कैसे सकते थे, तुमने अपनी वाइफ को धोखा दिया, सबको धोखा दिया। इस तरह इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता है, प्रिंस को बुलाओ, वो इस मामले को सुलझाएंगे। जनरल कहते हैं ये झूठ बोल रही है और इसने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है, मैं इस आदमी को यहाँ पर मार डालूंगा। जैसे ही मारने चलते हैं तो फिर से सैनी उसके ऊपर अटैक कर देती है कि अगर मेरे आदमी को हार्म किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जनरल हंस रहे होते हैं कि तुम सिर्फ तलवार के नोक पर मुझसे सच उगलाना चाहती हो, हमारा और तुम्हारा रिलेशनशिप तो सबको पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सारे मंत्री कह रहे होते हैं कि प्यार करना और धोखा देना दोनों में अलग अलग अंतर है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो बच्ची उठती है, डॉग गर्ल उठती है, कहती वाह मैं प्रिंसेस की बेटी हूँ, मतलब मैं तो प्रिंसेस हुई। बेंजियो कहती है इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, प्रिंसेस तो रिबेलियन थी, मतलब क्या तुम भी रिबेलियन की बेटी हो, मैं भी मार दिया जाएगा। कहती है नहीं नहीं मैं रिबेलियन नहीं हूँ, मैं रिबेलियन की बेटी नहीं हो सकती, सब गलती नहीं की है, अगर इसने उसी टाइम बता दिया होता ना तो मैं अपनी माँ के पास होती। यहाँ पर जनरल कहते हैं ठीक है मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ, मैं साफ साफ बताता हूँ कि जो भी हुआ वो गलती की वजह से हुआ। मेरा अफेयर था प्रिंसेस के साथ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा। कहती झूठ मत बोलो, अफेयर था, बच्चा हुआ, उसके बाद प्रिंसेस के कहने पर तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। कहते हैं सैन्यू याद रखो 10 साल का प्यार, हम दोनों का प्यार, हम दोनों ने कितना अच्छा वक्त गुजारा। कहती है कि कन्फेस करो कि तुमने मेरी फैमिली को मारा या नहीं मारा। है कि मैं कैसे कन्फेस करूं, मैंने नहीं मारा। सब मंत्री कह रहे होते हैं कि अगर तुमने किया है तो कन्फेस कर लो। वहां पर वेंस्यू कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, मेरी बेटी की शादी भला प्रिंस से होगी या नहीं होगी। यहाँ पर जनरल खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है सारा मैटर हम लोग बाद में भी सुलझा सकते हैं, अभी प्रिंस आने वाले हैं तो सबसे पहले झाओ झाओ की शादी करवा दी जाए।
उसके बाद हम लोग इस मामले पर बात करेंगे। तब यहाँ पर शेन्यू कहती है अब शादी होगी ही नहीं, लेकिन झाओ झाओ कहती है कि मैं और प्रिंस एक दूसरे से प्यार करते हैं, ही मैं वेंसियू की बेटी हूँ, लेकिन तब भी प्रिंस मुझसे शादी करेंगे। कहती है नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने पहले ही लेटर भेज दिया था। तभी यही संदेश आता है कि प्रिंस आने वाले हैं, वो स्पैरो गेट पर आ चुके हैं। कहती है ठीक है, उनको यहाँ पर बुलाओ। कहते हैं जनरल अब प्रिंस आने वाले हैं, ये तलवार रख दो वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सारे मंत्री भी कह रहे होते हैं किसी को जान से मारना हल नहीं है, अपना मुंह बंद रखो, बाद में हम लोग इस क्राइम पर भी चर्चा करेंगे। जनरल कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन अभी रुक जाओ, शादी हो जाने दो झाओ झाओ की। कहती है ठीक है, आ जाने दो, अभी पता चल ही जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जनरल कहते हैं कि डेस्टिनी सब अपनी अपनी लेकर आते हैं और मैं अपनी डेस्टिनी लेकर आया हूँ, इतनी आसानी से तो नहीं मरूंगा। देखता हूँ कि क्राउन प्रिंस आज यहाँ पर क्या फैसला लेते हैं। जैसे वहां से जाने लगते हैं तो कहती है जाना नहीं है, यहीं पर बैठो ताकि क्राउन प्रिंस भी तुम्हारी करतूत देख पाए। कहते हैं कि अब क्या चाहती हो, मैंने सब कुछ यहाँ पर कबूल कर लिया, तुम मुझे क्या चाहती हो कि मैं इस राज्य से भी निकल जाऊं। कहती हाँ, ज्यादा ही तुम्हारे अंदर खलबली मची थी ना, तो इसको और बराबर करना है। कहता मैं नहीं रुकूंगा। कहती है रुकना पड़ेगा मतलब रुकना पड़ेगा। यहाँ पर जनरल बहुत तेज से चिल्ला रहे होते हैं कि आज क्या मुझे कब्र में ही डाल दोगे क्या। तभी हम देखते हैं कि वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या हुआ यहाँ पर, जंग भाई मेंशन में हमेशा ये क्या षड्यंत्र चला करता है। हमने बैठ जाते हैं। कहते हैं ठीक है, मुझे एक एक चीज बताओ। सबसे पहले झाओ झाओ जाती है, कहती है कि क्राउन प्रिंस हम दोनों की आज शादी होने वाली थी, तो क्या शादी होगी या नहीं होगी। तो पहले क्राउन प्रिंस कहते हैं फादर इन लॉ आप बताइए, आप सफाई में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर अभी जनरल कुछ नहीं बोल पाते, उससे पहले इसे न्यू बोल देती है कि 16 साल पहले जनरल का अफेयर जो है प्रिंसेस झाओ से था, उनके कहने पर इन्होंने मेरी पूरी फैमिली को मारा। मैं वहां से सिर्फ अकेली बची थी, मैं इसके साथ बस प्यार का नाटक किया था ताकि एक दिन इससे बदला ले पाऊं। कहती है कि झाओ कहती है कि प्रिंस आपको तो मुझसे प्यार है, प्लीज शादी मत कैंसिल करिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शेन्यू कहती है कि शादी हो ही नहीं सके, ये वेंसियो की बेटी है ना कि एक नोबल गर्ल है, और क्राउन प्रिंस की शादी सिर्फ एक नोबल लड़की से होगी। कहते हैं क्राउन प्रिंस मैंने कुछ नहीं किया, ये सब शेन्यू की गलती है। क्राउन प्रिंस खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत पहले से शक था, मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, सब कुछ किया है, तब मैं आज तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कह रहा हूँ। कहते हैं कि आप इस चुड़ैल औरत पर यकीन मत करिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ठीक है बताओ शेन्यू, और आगे क्या कहना चाहती हो। ठीक है, अगर ये बात सच है तो मैं इसकी जांच पड़ताल पूरी करवा। जनरल कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये सब 16 साल पहले से बनाई हुई इसकी एक चाल थी और इसकी एक बहन की। वेंसियो नीचे बैठ जाती है, कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। शेन्यू कहती है मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, इसी वजह से मुझे आर्मी में जाना है। क्राउन प्रिंस को गुस्सा आता है कि शेन्यू को गला काट दिया जाए। झाओ झाओ झकाती है, कहती है मेरी मदर को खुश मत करिए, आप अगर मेरी जान लेना चाहते हैं तो आप मेरी ले लीजिए। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अच्छा तो इतना मरने का शौक है तो तुम्हें मार ही डालता हूँ, लेकिन शेन्यू उसे पीछे धक्का दे देती है। कहती क्राउन प्रिंस मेरे साथ जो करना है करिए, किसी और के साथ नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो गोल्डन टिकट होता है जो राज्य में बस 1 या 2 लोगों को मिलता था, जो अपनी मनमानी चीजें 1-2 मनवा सकते हैं राजा से, चाहे वो कितनी खतरनाक हो, चाहे किसी को मरवाना हो या कुछ भी हो, उस टोकन के जरिए किया जा सकता था। क्राउन प्रिंस कहते तुम्हारे पास ये कैसे आया, सबके सब कहते हैं कैसे आया तुम्हारे पास, ये जरूर नकली होगा। अपने लोग खड़े होते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि अगर ये हमारी फैमिली को टोकन मिल जाए ना तो हम लोग अपनी फैमिली को बहुत आगे ले जा सकते हैं। सबसे ज्यादा तो जनरल कहते तुम्हारे पास गोल्डन टिकट है, तुम मुझे बचा लो, देखो मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर चीज रखूंगा, झेंग मेंशन तुम्हारा होगा, बस मैं तुम्हारे अंडर में काम करूंगा। लेकिन यहाँ पर शेन्यू तुरंत सबकी बातों को ठुकरा देती है, कहती है कि मैं इस सिचुएशन को अपने हक में लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, मैं तो बस तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। यहाँ पर जनरल को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं सच में मरा हुआ देखना चाहती हूँ क्या, मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। जनरल शेन्यू के ऊपर अटैक करने चलते हैं तो सैनिक जनरल को पकड़ कर लेकर जाते हैं। यहाँ पर सुएन कहती है कि सेंट मेंशन में लगभग 130 मेंबर थे, 130 मेंबर पर अटैक हुआ, आखिर ये अटैक कब हुआ और क्या प्रिंसेस के कहने पर ही हुआ। मुझे इन सब चीजों की एक एक जांच पड़ताल करवानी है, मैं वहां पर सिर्फ जिंदा बची थी, इसी वजह से मुझे सब कुछ जानना है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ मैंने सेंट फैमिली के बारे में सुना, उनके साथ बहुत बुरा हो, बल्कि उस फैमिली का हर एक मेंबर आर्मी में था, लेकिन तब भी उस फैमिली के साथ गलत हुआ।
अब हम देखते हैं कि सनियो सोचती है कि जब भी वो रात में सोया करती थी ना, तो जनरल चोरी चुपके अपने जूते वूते पहनकर पहुंच जाते थे प्रिंसेस से मिलने के लिए, जो ऑलरेडी रिबेलियन थी। यहाँ पर उसे महल से निकाल दिया गया था, लेकिन वो एक आर्मी का संगठन कर रही थी। इसी वजह से बीच में उनके रोड़ा बन रहे थे सेन मेंशन के जितने भी आर्मी ऑफिसर थे। इसी वजह से वो सेन फैमिली को फंसाकर सबको मरवाना चाहते थे कि सेन फैमिली मर जाएगी तो उसका राज हो जाएगा। आज यहाँ पर प्रिंसेस कहने आई थी कि तुम सबसे पहले सेनियो को मारो। तो कहता है नहीं मारूंगा क्योंकि वो मेरी वाइफ है। कहते हैं मारो क्योंकि वो सबसे बड़ा थ्रेट है। कहते हैं ठीक है प्रिंसेस, जैसा आप कहें मैं उसे जरूर मारूंगा। वहां पर वो जनरल को पैसे देती है कि ये तुम्हारे लिए है। अब जैसे सेनियो की ये सारी बातें पता चलती है, उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, लेकिन जनरल पीछे मुड़ते तो वो छुप जाती है। यहाँ पर प्रिंसेस ने अपना काम कर दिया था, लेकिन जनरल तो बहुत ही बेशरम थे, मतलब अपनी वाइफ को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं मैं उससे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ प्रिंसेस, तुमसे भी प्यार करता हूँ, दोनों में से एक को तो मुझे चुनना ही पड़ेगा। चाहिए कहती काम कर देना वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जनरल अंदर जाते हैं, तलवार उठाते हैं, मारने चलते हैं, लेकिन क्योंकि वो उसकी पहली वाइफ थी, प्यार भी था, तो मार नहीं पाते हैं। कहती क्या हुआ जनरल, आप अचानक से ऐसे क्यों खड़े? कहते कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इस वजह से। कहती अच्छी बात है। जनरल कहते तुम रेस्ट करो। यहाँ पर सैनियों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन तब भी वो बस इंतजार कर रही थी। कहती है तुमने मेरे बच्चे को मारा, तो आज मुझे मारने के लिए आया, तुमने मेरी फैमिली को मारा, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं ठीक है, जांच पड़ताल हो गया कि सीरियस क्राइम है कि यहाँ पर सेन्यू को छोड़ दिया जाता है, और साथ में झाओ झाओ को भी, कि झाओ झाओ अपना फैसला खुद ले सकती है कि उसे किसके पास रहना और किसके पास नहीं। कहते हैं कि बाकी मंत्रियों को भी कहा जाता है कि जो है सेन्यू के मामले से दूर रहे, वरना तुरंत ही उसे मौत की सजा दी जाएगी। वेंसियो का तो सिर्फ एक ही कहना था कि क्राउन प्रिंस प्लीज आप झाओ झाओ से शादी कर लो, वो आपसे बहुत प्यार करती है। आखिर वो क्राउन प्रिंसेस बनेगी, लेकिन यहाँ पर क्राउन प्रिंस तुरंत ही शादी तोड़ देते हैं कि ये शादी यहाँ पर नहीं होगी। अब ये शादी खारिज होती है, और बहुत ही जल्दी जो एंगेजमेंट हुई उसका खारिज लेटर भेज दिया जाएगा। कहती है आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस डांट देते हैं वेंसियो को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतने तेज बोलने की। आखिर मैं तुम्हें इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर मेरे सामने बोलोगी, तुम्हें मरना पड़ेगा। झाओ झाओ की शादी भले ही टूट गई थी, लेकिन क्योंकि वो नोबल फैमिली में पली बड़ी थी, तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर पूरा था। क्राउन प्रिंस सेन्यू से कहते हैं कि तुम्हारे फादर का जैसे ही सच सामने आएगा, मैं उन्हें पूरा न्याय दिलवाऊंगा। कहती है कि क्राउन प्रिंस मुझे इसी बात की उम्मीद है, आखिर ये गोल्ड मेडल मेरे फादर की दी हुई अमानत थी। कहते हैं ठीक है अभी से दे दो, इसका काम खत्म हो चुका है। वहां पर वो चली जाती है, वेंसियो का पूरा खेल खत्म हो जाता है। अपनी दोनों दासियों से कहती है कि घर चलो, हमें जनरल लेडीजन चलना है ताकि अपना आगे का काम कर सके। सबसे पहले उसकी फैमिली में जितने लोग भी मरे थे ना, सब सम्मान देने जाती है। कहती है कि माफ करिएगा फादर मदर, सबसे माफी मांगती है कि आपकी ग्लोरी को मैं बनाकर रखूंगी जब तक जिंदा, और आगे हमारी फैमिली। वो अपने सारे सैनिकों को लेती है। कहती है कि याद रखो कि जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। सेन फैमिली कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं भूलेगी। उनकी दोनों दासियां कहती हैं कि मौत के बाद भी आपकी फैमिली यहीं पर होगी। आपको देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती, तभी उसकी बेटी आती है। कहती है मदर, तुमसे कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और वो नीचे बैठ जाती है। कहती है कि भले ही आप मेरी माँ हो या ना हो, लेकिन 16 साल से आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इस बात को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, आप इतनी हार्टलेस भी नहीं हो सकती। मदर, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और आप ही मेरी माँ है। इतना याद रखो कि मैं आपके सिवा किसी को भी अपनी माँ नहीं मानूंगी। नहीं मतलब नहीं, खासकर उस हार्टलेस लेडी के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँ। रो रही होती, अपना सर पटक रही होती नीचे की माँ प्लीज मान जाइए ना, मैं सिर्फ आपके पास रहना चाहती हूँ। आप अगर मुझे यहाँ पर रहकर मुझसे भीख भी मंगवाएंगी ना तब भी। कहती जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हें अपनाऊंगी। अब वहां से वो रोकर चली जाती है, बाहर निकलती है। वेंसियो खड़ी होती है, कहती है कि चलो मेरे साथ, अब तुम मेरी बेटी हो। कहती गॉड मदर, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी क्राउन प्रिंसेस हूँ कि जिसका आपको लालच हो, तो यहाँ से जा सकती हो, मेरा हाथ छोड़ दो। वेंसी उसको थप्पड़ मार देती है। कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ, जहाँ मैं रहूंगी वही तुम रहोगी। कहती है आप मेरी माँ नहीं है, आप एक बहुत ही बदसूरत और वाहियात औरत है। कहती है अच्छा, वेल्थ और ग्लोरी मिल गई तो आज अपनी माँ को ही पलट कर डांट रही हो। इतने तेज पेट पर मारती है ना कि बेचारी नीचे गिर जाती है। कहती है तुम्हें तो मेरा थैंक यू कहना चाहिए।
कि मैंने अदला बदली की। कहती है कि आपने अदला बदली अपनी लालच की वजह से किया, मेरी वजह से नहीं किया, क्योंकि आपको क्राउन प्रिंसेस की माँ बनना था। वो फिर से थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें तो इसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे उस डॉग गर्ल को ट्रीट कर रही थी। यहाँ पर जाओ जाओ बोल देती है कि जैसे मेरी सिस्टर की आप पिटाई किया करती थी वैसे आप मुझे अब्यूज कर रही। कहती हाँ, क्योंकि मेरा रिश्ता तुमसे है। और हेयर पिन ना छीन लेती है। कहती ये गोल्डन पिल तो तुम डिजर्व ही नहीं करती हो। कहती है मुझे चाहिए भी नहीं। कहती हाँ, मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं। याद रखो कि जितने भी ज्वेल्स है तुम्हारे वो सब मैं ले लूंगी। कहती क्या बात कर रही हो गॉड मदर। कहती है कि तुम्हारे से मुझे कोई भी ग्लोरी और प्रॉस्परस नहीं मिला ना, तो कोई बात नहीं। 16 साल मैंने गरीबी में गुजारे हैं और उस डॉग गर्ल को पाल कर। कहती है अच्छा मदर, मतलब मैं आपके अब किसी यूज की नहीं हो तो मुझे जाने दो। कहती है नहीं, लास्ट वैल्यू अभी भी तुम्हारी लगेगी। मैं तुम्हें वेश्यालय में बेच दूंगी। तुम अभी नई नवेली लड़की हो और खासकर तुम्हें किसी लड़के ने छुआ नहीं है तो तुम्हारे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मदर इतनी हार्टलेस मत बनो। कहती ब्यूटी अच्छी है, गोरी भी हो और 10,000 टेल्स तो तुम्हारे ऐसे ही मिल जाएंगे। कहती डेविल हो क्या, तुम्हें अपनी बेटी को बेचते हुए शर्म नहीं आ रही। कहती कैसी बेटी, कौन सी बेटी, अब तो मेरा तुमसे कोई लगाव नहीं रह गया, मेरा बस पैसों से लगाव है। तभी 3 मोटे मोटे आदमी वहां पर आते हैं। कहते हैं तुम्हारी बेटी है। कहती हाँ मेरी यही बेटी है, इसी की क्राउन प्रिंस से शादी होने वाली थी। यहाँ पर वो आदमी कहते हैं वाह ये तो कितनी सुंदर है, इसके साथ रातें बिताऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा। वो दांत काट लेती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। कहते हैं वाह इस तरह की लड़कियां तो मुझे बहुत पसंद है जो चिल्लाती हूँ। उसे ले जाने लगते हैं। इतनी देर में सेन्यू वहां पर आ जाती है। कहती है इसे छोड़ दो। कहती मदर प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, वैसे भी तुम्हारी पूरी फैमिली मार दी गई तो तुम क्या कर लोगी, मेरे सामने रौब दिखाने की कोशिश मत करना। सेन्यू बस उसको देख रही होती है। यहाँ पर वो तलवार निकालती है और उसके सामने कर देती है। तो वो आदमी बोलता है अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। सेन्यू बोलती है कि 10,000 सिल्वर में खरीदा है ना। कहता हाँ 10,000 सिल्वर में। कहती ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ और इसको छोड़ दो। यहाँ पर अब वेंसियो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरी बेटी को अपने पास रखने की, इसे मैं बेचूंगी। यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। सेन्यू कहती है दूर हटो, इसे अब मैंने खरीद लिया है तो अब ये मेरी जगह पर रहेगी, तुम जाओ यहाँ पर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। कहती है कि क्या मतलब, ये मेरी बेटी है, मुझे जाने दो। कहती है निकलो यहाँ से। वो हेयर पिन निकाल लेती है और झाओ झाओ के गले पर रख देती है कि मैं इसे मार डालूंगी ना, ये तुम्हारी ना मेरी। मैंने 16 साल प्लानिंग की, 16 साल और आज मिट्टी में मिल गया। देर में हम देखते हैं कि डॉग गर्ल आती है और यहाँ पर वेंसियो को चाकू मार देती। कहती तुमने मुझे क्यों मारा। कहती मैं तो तुम्हें हमेशा से मारना चाहती थी, जाओ हेल में जाओ। वहां पर उसकी बेटी बच जाती। कहती मैंने तुम्हें 16 साल पालन पोषण करके बड़ा किया और तुमने दयालुता का असर ये दिखाया। कहती मुंह बंद रख बुढ़िया, तुम्हारी वजह से मैं पल पल तड़पी हूँ। तुमने मुझे इतना मारा है कि तुमने मुझे जीते जी हेल में भेज दिया, अब तुम हेल में जाओ। कम से कम 10-20 चाकू वो उसे मार देती है। कहती और सेन्यू तुम्हें भी मरना पड़ेगा, तुमने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चाहती तो मुझे बचा सकती थी लेकिन तुमने मुझे भी नहीं बचाया, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और जैसे इसको मारा है। सेन्यू की जो 2 सैनिक होती है वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि इस तरह कैसे कर सकती हो तुम। कहती है मैं इसे मार डालूंगी, यही डिजर्व करती है ये। कहती हिम्मत है तो आगे मार कर दिखाओ। वहां पर वो तुरंत ही चाकू से उसे मार देती है। चाकू उसके बगल में गिरता है। कहती मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार डालो, इसी वजह से अभी तुम्हारे इन सब लोगों को मार डालूंगी। कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई बचाने आया है। पता है कल रात मैंने क्या किया, कुएं में मैंने पॉइजन डाल दिया था। अब जो भी लोग पियेंगे ना सारे के सारे लोग मर जाएंगे, यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे। कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना यकीन है कि तुम सबको मार सकते हो। कहती हाँ सबको मार सकती हूँ। अब हमें पता चलता है कि सेन्यू को पहले ही पता चला था, इसलिए उसने वो कुआं बंद करवा दिया था। तलवार निकालती है और उसको नीचे गिरा देती है और उसको तलवार मार देती है। कहती तुम भला मुझे कैसे मार सकती हो। कहती है कि जो लड़की इतनी खतरनाक हो कि एक औरत को मार सकती है, पूरे महल को मारने पर उतारू हो सकती है, वो इस सिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आगे चलकर तुम कितने बड़े बड़े गुनाह कर सकते हो इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कहती है आप प्लीज आप कैसे मार सकती है। कहती है तुम यही डिजर्व करती थी। यहाँ पर जाओ जाओ। कहती है मदर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सेन्यू कहती है तुम मेरे पास नहीं रह सकते हो, तुम अपनी जिंदगी आगे जाकर अच्छे से गुजारो। वो तलवार उठाती है। कहती है मदर मैं आपके अंडर में रहकर आर्मी की सेवा करना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे अपने अंडर में रख लीजिए, मैं आगे चलकर जनरल बनना चाहती हूँ। सेन्यू बोलती है कि लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हें माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी। कहती
कोई बात नहीं, माँ और बेटी का प्यार नहीं, जनरल और एक सैनिक का प्यार होगा। देखते कि सैन्यू खड़ी होती है, सैनिक आकर बताती है कि जनरल जेल से भाग गए हैं। कहते पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो। पता चलता है कि रात होते ही वहाँ पर जनरल नकाब पहन कर आ जाते हैं सैन्यू को मारने के लिए, लेकिन झाओ झाओ देख लेती है, कहती है डाकू 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 और उसके ऊपर पानी डाल देती है। चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। सामने से सैन्यू आ जाती है। यदि तुम्हें क्या लगा था जनरल कि तुम यहाँ पर अपना वेश बदल कर आओगे तो मैं जान नहीं पाऊँ? तुरंत मुंह खोलती है। कहता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। कहती है कि मार कर तो दिखाओ, अब तो मैं आर्मी में आ गई हूँ। वहाँ जांच पड़ताल चली रही है, एक दिन तुम्हारा खुलासा हो ही जाएगा। मुझे तो बहुत पहले से पता था कि तुम्हारा अफेयर ना प्रिंसेस से चल रहा है, लेकिन मैंने तब भी तुमसे शादी की। तुमने मेरे सामने हजारों प्रॉमिस किए होंगे कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे, किसी के साथ नहीं रहोगे। उसे लेकर जाती सेन फैमिली के सारे मेंबर्स के पास। कहती माफी मांगो इन 130 लोगों से जो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहता तुम मुझे मार नहीं सकती हो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। वो यहाँ पर बार बार सैन्यू कह रही होती है मेरी फैमिली से माफी मांगो, अभी के अभी माफी मांगो। कहता है नहीं मांगूंगा माफी, चाहे जो हो जाए। तो मुझे मार भी नहीं सकती हो। कहती मार सकती हूँ। वो चिल्ला रहा होता है कि मार कर दिखाओ। तुरंत ही वहाँ पर उसका गला काट देती है। सामने से हम देखते हैं प्रिंस आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुन। तुरंत ही सैन्यू नीचे बैठ जाती है। पता चलता है डे केयर आया होता है और सारा खुलासा हो गया होता है कि सच में प्रिंसेस के साथ मिलकर जनरल ने उसकी फैमिली के 130 लोगों को मारा है। इसी वजह से जनरल को रिबेलियन घोषित किया जाता है, साथ में प्रिंसेस को भी। प्रिंसेस की बेटी भी मर चुकी होती है। साथ में यहाँ पर सैनियों को बॉर्डर पर भेजा जा रहा होता है। तब जो झाओ झाओ होती है कहती है कि मैं भी चलूंगी जनरल आपके साथ। कहती है ठीक है चलो, लेकिन घबराना मत। कहती बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी, मैं आपके साथ काम करूंगी। यहाँ पर उसकी काबिलियत देखकर क्राउन प्रिंस भी उसे देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तब प्रिंस कहते हैं कि क्या तुम सच में वहां पर सबको संभाल पाओगी? कहती हाँ संभाल लूंगी, अगर आपको मुझ पर यकीन है। क्राउन प्रिंस कहते हैं ठीक है, जाओ और अपना ख्याल रखना। वहां पर वो एक नजर पर झाओ झाओ को देखते हैं। कहते हैं वापस आओगी तो इंतजार रहेगा। वहां से वो चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो पूरी आर्मी को ट्रेन कर रही होती है और वहां से निकल जाती है। 1 साल बाद जब वापस आती है युद्ध जीत कर, तो यहाँ पर मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि तुमने सच में बहुत कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता था कि एक लेडी जनरल इतनी ताकतवर होगी। वहां पर उसे एक ओहदा आगे बढ़ाया जाता है और उसे रैंक 4 दी जाती है। यहाँ पर झाओ झाओ को भी पोजीशन आगे बढ़ाई जाती है कि कंट्री के लिए उसने भी बहुत कुछ किया है। प्रिंस तो बहुत खुश थे झाओ झाओ को देखकर। सैन्यू कहती है कि ये तो मेरा फर्ज था, जैसे मेरी फैमिली ने सब कुछ किया। राजा कहते हैं तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो लोग लॉयल थे, ब्रेव थे, उनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने उनकी सच्चाई सामने लाई, इसलिए तुम और भी बहादुर हो। जाती अपनी फैमिली के पास, कहती है देखा आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, फादर आपको जरूर मुझ पर गर्व होगा। सब कहते हैं हाँ हाँ गर्व होगा होगा हो। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।